दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों बॉयलर एपीएस के बारे में कि बॉयलर में जो एयर प्रीहीटर होता है वो कैसे काम करता है, एपीएस क्यों लगाते हैं, बॉयलर में एपीएस लगाने से क्या क्या फ़ायदा होता है और एपीएस का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेशन करके निकालते हैं और एपीएस में कितना हीट पिकअप हो रहा है इसको कैलकुलेशन करके कैसे निकालेंगे। और दोस्तों एपीएस में एयर लीकेज परसेंट जो रहता है उसको भी कैसे कैलकुलेशन करके निकालते हैं। एपीएस कितना टाइप का रहता है, रीजेनरेटिव एयर प्रीहीटर क्या है, रिकपरेटिव एयर प्रीहीटर क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को एपीएस के बारे में ज़रूर समझ में आएगा कि एपीएस क्यों लगाते हैं, एपीएस लगाने का फ़ायदा क्या है। ये सब डिटेल में बेसिक जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंदर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एपीएस एक बॉयलर एसोसीरीज अंतर्गत आता है। बॉयलर एसोसीरीज में जो आता था कि क्या क्या आता था दोस्तों, बॉयलर एसोसीरीज के अंतर्गत इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर, एपीएस और अपना एटेम्युलेटर, रीहीटर, फ्यूल फायरिंग सिस्टम, ये सभी बॉयलर एसोसीरीज अंतर्गत में आता था। बॉयलर एसोसीरीज का काम क्या है, बॉयलर को सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन करने के लिए जो सपोर्ट करता है। दोस्तों बॉयलर एसोसीरीज अंतर्गत जो एपीएस आता है इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी ले रहे हैं। जो एपीएस होता है दोस्तों बॉयलर का सबसे लास्ट हीट एक्सचेंजर है। बॉयलर में फ्यूल कंबशन के बाद फ्लू गैस प्राइमरी सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर, इकोनोमाइजर होते हुए एपीएस में जाता है। बॉयलर में जितना भी फ्लू गैस में हीट रहता है उसको यूज़ करेंगे तो बॉयलर का थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग बॉयलर से जो एग्जॉस्ट फ्लू गैस होकर बाहर जाता है उस फ्लू गैस को हम लोग क्या करते हैं, उस हीट को रिकवर करते हैं, एग्जॉस्ट फ्लू गैस का हीट को यूज़ करते हैं, जिससे बॉयलर का थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज करने में मदद करता है। हम लोग देखेंगे कि दोस्तों बॉयलर में हीट बैलेंस देखेंगे तो कहाँ कहाँ कितना परसेंट का हीट, कहाँ कितना परसेंट हीट यूज हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा नॉर्मली जानकारी लेते हैं। जैसे कि दोस्तों जो बॉयलर रहता है, बॉयलर में 100% फ्यूल एनर्जी बॉयलर का फर्नेस में देते हैं। जहां हम लोग बॉयलर का फर्नेस में क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्यूल का प्रॉपरली बर्निंग करवाते हैं। दोस्तों बॉयलर में क्या रहता है, ट्यूब रहता है। ट्यूब एक हीट एक्सचेंजर का रूप में काम करता है। दोस्तों बॉयलर में ट्यूब रहता है, ट्यूब में क्या रहता है, वाटर रहता है। बॉयलर का ट्यूब क्या करता है, लगभग 38% हीट गेन करता है। दोस्तों 38% हीट कौन लेता है, बॉयलर का ट्यूब लेता है। उसके बाद दोस्तों सुपर हीटर में क्या जाता है, उसमें भी हीट जाता है फ्लू गैसेस का। सुपर हीटर में भी लगभग 38% हीट गेन होता है। उसके बाद बचा हुआ फ्लू गैस में जो भी टेम्परेचर रहता है वो इकोनोमाइजर और एपीएस द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। 38% बॉयलर फर्नेस में हीट लिया, 38% सुपर हीटर में लिया। उसके बाद बचा हुआ हीट को हम लोग कहाँ पर लेते हैं दोस्तों, कहाँ यूज करते हैं, इकोनोमाइजर हुआ। तो इकोनोमाइजर में फ्लू गैस के द्वारा फीड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। उसके बाद बचा हुआ फ्लू गैसेस को फिर हम लोग किस में देते हैं दोस्तों, एपीएस में देते हैं। एपीएस में क्या करते हैं, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फ्लू गैस का हीट का माध्यम से। एपीएस में पीएफएन, एसएफएन, एफडीफएन एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए फ्लू गैस का यूज़ करते हैं। जो एपीएस और इकोनोमाइजर में फ्लू गैस का लगभग 11% हीट का यूज़ हम लोग करते हैं। दोस्तों बॉयलर में टोटल मिलाकर जो हम लोग हीट का यूज़ कर रहे हैं, टोटल बॉयलर एक्जुलरीज या बॉयलर एसोसीरीज और बॉयलर सुपर हीटर, बॉयलर फर्नेस करके, बॉयलर फर्नेस में 38%, सुपर हीटर में 38%, एपीएस इकोनोमाइजर में 11%, टोटल 8% हीट गेन हम लोग टोटल बॉयलर पे ही कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों बॉयलर का थर्मल एफिशिएंसी कितना परसेंट आ रहा है, 87% लगभग मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों लगभग 4.6% जो हीट है वो एग्जॉस्ट से लॉसेस होकर जाता है। लगभग करीब 8.4% के आसपास जो हीट रहता है वो इनहेरेंट लॉसेस होता है। दोस्तों बॉयलर का इनहेरेंट लॉसेस क्या होता है, बॉयलर का इनहेरेंट लॉसेस में आता है जैसे कि लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर, लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल, लॉस ड्यू टू कम्बशन जनरेशन मॉइस्चर, इस सभी बॉयलर का इनहेरेंट लॉसेस में आता है। अभी तो ये था दोस्तों बॉयलर के बेसिक जानकारी कि हम लोग मतलब बॉयलर में जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूल में हीट रहता है, फ्लू गैसेस में हीट रहता है, वो कहाँ कितना यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो एपीएस है बॉयलर में क्या होता है कि दोस्तों
जो बॉयलर में फ्यूल दे रहे थे वो फ्यूल कंबशन करने के लिए, फ्यूल दहन के लिए या फ्यूल जलाने के लिए हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर का यूज़ करते हैं। बॉयलर में फ्यूल कंबशन के लिए एयर का ज़रूरत होता है। बॉयलर फर्नेस में FDPA और SA का एयर इन होकर जाता है। अगर FD का एटमॉस्फेरिक कोल्ड एयर डायरेक्ट फ्यूल कंबशन के लिए बॉयलर भट्टी में इन करेंगे तो कोल्ड एयर हीट लॉसेस करता है, जिससे फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज करके बॉयलर का थर्मली इफिशिएंसी डिक्रीज करवाते हैं। इसीलिए दोस्तों बॉयलर में फ्यूल कंबशन के लिए जो एयर जाता है उसको बॉयलर में इन होने से पहले ही एयर को हीट करके बॉयलर में इन करवाते हैं, जिसके लिए APS का यूज़ होता है। एयर प्रीहीटर करने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जैसे दोस्तों इम्प्रूव कंबशन, जैसे दहन में सुधार करता है, जो फ्यूल कंबशन होता है उसमें क्या करता है, सुधार करता है APS का यूज करने से। इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी, डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन, इंक्रीज स्टीम जनरेशन कैपेसिटी, जिससे क्या होता है दोस्तों इवोपरेशन कैपेसिटी भी बढ़ा जाता है। स्टेबलाइज फ्यूल इग्निशन, मतलब फ्यूल प्रज्वलन को स्थिर रखता है और बॉयलर लोड इंक्रीज करने में भी मदद करता है। दोस्तों जो APS रहता है वो बॉयलर इकोनोमाइज़र के बाद रहता है। इकोनोमाइज़र आउटलेट होने के बाद जो फ्लू गैस जाता है वो APS में इन होता है। दोस्तों APS नॉर्मली 2 टाइप का रहता है। जो हम लोग APS देखते हैं वो APS कितना टाइप का रहता है, 2 टाइप का रहता है। पहला नंबर में है रीजेनरेटिव एयर प्रीहीटर या RAPS भी जिसको बोलते हैं, या रोटेटिंग APS भी जिसको बोलते हैं। दूसरा में रहता है रिकोपरेटिव एयर प्रीहीटर, जिसको ट्यूबुलर APS भी कहते हैं। दोस्तों 2 टाइप का APS रहता है। ये दोनों टाइप के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके बेसिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्या था, रीजेनरेटिव APS या रोटेटिंग APS, जिसको RAPS कहते हैं। दोस्तों लार्ज कैपेसिटी बॉयलर में रोटेटिंग APS का यूज़ करते हैं। कहाँ पर, जहाँ बड़ा बड़ा पावर प्लांट हो या 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लार्ज कैपेसिटी बॉयलर में रोटेटिंग APS का यूज़ करते हैं। दोस्तों रीजेनरेटिव APS को रोटेटिंग APS भी कहा जाता है, क्योंकि ये रोटेशन में काम करता है। जब ये रोटेट करता है तो इसमें फ्लू गैस इन करता है। जब ये रोटेट होता है उस टाइम में क्या होता है दोस्तों, फ्लू गैस इन होता है और उसके बाद में जो फ्लू गैस में हीट था वो एयर में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो गर्म एयर बॉयलर में यूज़ करते हैं। दोस्तों बॉयलर स्टार्ट करने से पहले ही RAPS को स्टार्ट करके रखते हैं और बॉयलर शटडाउन के बाद इसको तुरंत बंद नहीं करते हैं, रोटेशन में ही रखते हैं कुछ टाइम तक। धीरे धीरे इसको कूलिंग होने के बाद RAPS को स्टॉप करते हैं, जिसको रोटेटिंग एयर प्रीहीटर भी कहते हैं। RAPS बॉयलर से एग्जॉस्ट होने वाला फ्लू गैस को हीट एब्जॉर्ब करने वाला एलिमेंट द्वारा कंबशन एयर को गर्म करता है। इन एलिमेंट को एक कैसिंग के अंदर इंस्टॉल किया हुआ रहता है, जो 3 व 4 सेक्टर में रहता है। 2 सेक्टर वाले रोटरी APS को बाई सेक्टर कहते हैं, 3 सेक्टर वाले APS को ट्राई सेक्टर और 4 सेक्टर वाले APS को सेक्टर APS कहते हैं। सेक्टर के हाउसिंग में जो हीटिंग एलिमेंट रहता है उसको समय समय में मेंटेनेंस कर सकते हैं, जो एक पूरे रोटरी सिस्टम को मोटर के द्वारा ऑपरेट करने के लिए बहुत ही स्लोली मतलब बहुत ही धीमी गति में इसको घुमाया जाता है। दोस्तों जो रीजेनरेटिव APS है वो बड़ा बड़ा पावर प्लांट में ही देखने को मिलता है, काफ़ी लोगों ने इसको या नहीं देखा हुआ रहता है। दूसरा नंबर में था रिकोपरेटिव एयर प्रीहीटर या सेल एंड ट्यूब टाइप प्रीहीटर भी इसको कहते हैं, जो कि हम सभी लोग ने देखा हुआ प्रीहीटर है, जो कि ये नॉर्मली सभी बॉयलर में ये यूज होता है। दोस्तों हम सभी ने देखा हुआ APS रिकोपरेटिव एयर प्रीहीटर है, जिसको स्टैटिक एयर प्रीहीटर भी कहते हैं, जो एक सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, जिसमें फ्लू गैस ट्यूब इनसाइड में इन होता है और एयर सेल साइड में फ्लो होता है। इसके बाद गर्म एयर फर्नेस में जाता है, जो एयर क्या करता है, फर्नेस में जाके फ्यूल कंबशन करवाने में मदद करता है। हम लोग अभी यहाँ जो देख रहे हैं APS, जो ये है क्या है दोस्तों, ये रिकोपरेटिव एयर प्रीहीटर है। जैसे कि दोस्तों इसमें जो होता है, इसका टॉप साइड से फ्लू गैस इन हो रहा है, जो इकोनोमाइज़र आउटलेट था वो APS में इनलेट होना आ रहा है फ्लू गैस। उसके बाद इसको बॉटम साइड से फ्लू गैस आउटलेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो ESP में जा रहा है। उसके बाद दोस्तों इसका बॉटम साइड में देखेंगे तो क्या हो रहा है, FD का एयर इनलेट हो रहा है, कोल्ड एयर इनलेट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर है। और टॉप साइड में दोस्तों हॉट एयर आउटलेट होके कहाँ जा रहा है, फर्नेस में जा रहा है।
दोस्तों अभी इसको देखेंगे, कोल्ड एयर इन कितना हो रहा था, 30 डिग्री कोल्ड एयर इनलेट हो रहा है, और फ्लो गैसेस इनलेट जो हो रहा है टॉप से 240 डिग्री हो रहा है, और हॉट एयर आउटलेट होकर जो बॉयलर में जा रहा है वो कितना हो रहा है, मान लीजिए 120 डिग्री जा रहा है गर्म होकर। उसके बाद दोस्तों जो फ्लो गैसेस आउटलेट हो रहा है एपीएस से वो 140 डिग्री आउट होकर जा रहा है, क्योंकि हम लोग दोस्तों एपीएस आउटलेट में फ्लो गैसेस का टेम्परेचर 140 डिग्री ही मेंटेन करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड इन क्रोजन से बचाने के लिए हम लोग 140 डिग्री एपीएस आउटलेट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि फ्लू गैस में क्या रहता है दोस्तों, कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, सल्फर रहता है, जो क्या होता है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने के बाद सल्फर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड फिर H2O के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फोरस एसिड बनाता है। सल्फोरस एसिड H2O के साथ में रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो क्या करता है कि दोस्तों सल्फर का ड्यू पॉइंट कंडेंस ना हो या वेपर फॉर्म में ना आ जाए या मॉइस्चर उसमें ना बने। इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों 140 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि अपना जो ESP के अंदर लगा हुआ एलिमेंट रहता है उसमें कोई भी डैमेजेस ना आए, या वो सब डैमेज होने से बचाए रखने के लिए हम लोग उसका टेम्परेचर 140 डिग्री मेंटेन करके रखते हैं। एपीएस में 20 डिग्री एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बॉयलर का 1% एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। क्योंकि दोस्तों एपीएस में हम लोग एयर इन कर रहे हैं और एयर आउटलेट कर रहे हैं। इनलेट एयर का प्रत्येक 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बॉयलर का थर्मल एफिशिएंसी 1% इंक्रीज होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग एपीएस में क्या करते हैं, एयर को गर्म करते हैं, एयर को प्रीहीट करके बॉयलर का भट्टी में प्रवेश करवाते हैं या फर्नेस में देते हैं। अभी हम लोग ये जानेंगे कि दोस्तों जो ये एपीएस है इसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, कि मेरा एपीएस कैसे काम कर रहा है, मेरा एपीएस का एफिशिएंसी कितना % आ रहा है, कैसे निकालेंगे। हम लोग एक फार्मूला लगा के देखेंगे दोस्तों, जैसे एपीएस एफिशिएंसी इक्वल टू एपीएस आउटलेट एयर टेम्परेचर माइनस एपीएस इनलेट एयर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय फ्लो गैस इनलेट टेम्परेचर माइनस एपीएस इनलेट एयर टेम्परेचर इंटू 100 होता है। दोस्तों यहाँ पे जो एपीएस आउटलेट एयर का टेम्परेचर कितना था 120 था, और एपीएस इनलेट एयर टेम्परेचर कितना था 30 था, डिवाइडेड बाय फ्लो गैस इनलेट टेम्परेचर कितना था एपीएस में 240 था, माइनस एयर इनलेट टेम्परेचर कितना था एपीएस में 30 था। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, 130 डिवाइडेड बाई 240 माइनस 30 इंटू 100 करेंगे, कितना आ रहा है 42.8% इस एपीएस का एफिशिएंसी आ रहा है। अभी हम लोग ये जानेंगे हीट पिकअप इन एयर प्रीहीटर, कि दोस्तों अपना एपीएस है उसमें कितना हीट पिकअप हो रहा है। इसके लिए जो इसका फॉर्मूला है दोस्तों एफडी फैन एयर फ्लो इंटू 0.24 जो है स्पेसिफिक हीट है, इंटू एयर टेम्परेचर एपीएस आउटलेट माइनस एयर टेम्परेचर एपीएस इनलेट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हीट पिकअप इन एयर प्रीहीटर का वैल्यू आएगा। एपीएस लीकेज परसेंटेज देखेंगे कि दोस्तों हम लोग ये पता करेंगे कि एपीएस में कितना % एयर लीकेज हो रहा है, कैलकुलेशन करके कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है एपीएस लीकेज परसेंट इक्वल टू O2% एपीएस आउटलेट माइनस O2% एपीएस इनलेट डिवाइडेड बाई 21 माइनस O2% एपीएस आउटलेट इंटू 100। ये फार्मूला लगाएंगे तो एपीएस में कितना % एयर का लीकेज हो रहा है ये हमको पता चलेगा। दोस्तों O2 का परसेंटेज जो होता है एपीएस इनलेट में और एपीएस आउटलेट में लगा हुआ रहता है, तो हम लोग को आसानी से या इजी तरीक़ा से हम लोग लीकेज परसेंटेज पता कर सकते हैं। और एपीएस लीकेज क्वांटिटी पता करने के लिए दोस्तों जो एपीएस लीकेज % आया है ऊपर वाला फार्मूला में कैलकुलेशन करने के लिए वो उसको लगाएंगे कैसे, एपीएस लीकेज क्वांटिटी इक्वल टू एपीएस लीकेज % इंटू एयर इनलेट फ्लो, जो भी एयर का फ्लो हो रहा है एपीएस में उसका इनलेट फ्लो इंटू एपीएस लीकेज % करेंगे तो उसमें एपीएस का लीकेज का क्वांटिटी आएगा कि कितना मेरा वहाँ पे कितना क्वांटिटी में एयर का लॉस हो रहा है, एयर का लीकेज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़े रहेगा।